हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मई 14 का करंट अफेयर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। लेट्स स्टार्ट। मिनिस्ट्रीज स्पेशल फंड इज फॉर लीड दैट बेसिकली एक फंड का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। उसका जो पैसा था ना वो बेसिकली इररिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं, बस याद रखो कि आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नेंस का इश्यू में कोट कर सकते हो, है ना। और क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स गवर्नेंस अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किसका, पुअर गवर्नेंस का एग्जाम्पल है ना। और उसको तुम रिलेट कर सकते हो कि इंडिया कितनी पॉपुलेशन है एंड ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो और इसको GS4 में भी यूज़ कर सकते हो कि फंड इज श्रिंकिंग, यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली। बेसिकली जो पब्लिक डोनेट करती है ना पैसा, उस पैसे को मैनेज कर रही थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन उसमें पाया गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना उनके पर्सनल या फिर एक तरीके से गेटेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो जा रहा है वो बेसिकली। तो इररिस्पॉन्सिबली पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप वहाँ पर इस तरीके का एग्जांपल यूज़ कर सकते हो स्पोर्ट्स वाला, ठीक है। इसको क्यों हाईलाइट किया मैंने, इसको इसलिए हाईलाइट किया कि देखने में सुनने में कितना सही लग रहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्ट रिलीजियस रिफॉर्म टू लेजिस्लेचर नॉट कोर्ट्स, है ना। ऑब्वियसली सही बात लग रही है, लेकिन सही बात लग रही है तो इसका दूसरा पक्ष क्या है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि saying leave it to the legislature may not be tentatively acceptable as it would mean majoritarianism, ठीक है। तो इसको जो है इससे बचाती है कोर्ट, ओके। तो दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये एग्जांपल भी आप यूज़ कर सकते हो कि जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। देखो सारा खेल मेंस का ना वो यही है, जो चीज़ें अपन इसमें पढ़ रहे हैं ना इनको एक चीज़ को 10 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हम लोगों को करना है कि आप इतने बार पढ़ लो सेम चीज़ कि आपको यूज़ करने में दिक्कत ही ना हो, दिमाग तुरंत जो है उसको जो है यूज़ कर ले। इंडिया यूएई में साइन। अब देखो इंडिया में जो एनर्जी की प्रॉब्लम है ना, एनर्जी इनसिक्योरिटी है जो इंडिया में, तो वो बहुत सालों से चल रही है, दशकों से चल रही है। और अभी भी उसका जो है बढ़िया सा इलाज नहीं हम ढूंढ पाए, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूज, और हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं स्वयं, है ना। तो उसके ऊपर आप जो चीज़ें याद कर सकते हो की पॉइंट्स, उनमें से एक पॉइंट ये है कि इंडिया यूएई के बीच में एक समझौता हुआ था 2018 के आसपास, 2018 में। उस दौरान ये जो इंडिया की कंपनी है, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL, इसका नाम अगर याद रख पाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL, एंड आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, दोनों में से एक का नाम याद रख लो। बेसिकली कोट करने में आप लगता है कि हाँ किसी को पता है। तो इन लोगों के बीच में समझौता ये हुआ कि यूएई जो है इंडिया में ऑयल का रिजर्व क्रिएट करेगी बेसिकली, है ना। तो ये था समझौता। अब अभी हम लोगों ने पिछले एक दिन पढ़ा था हम लोगों ने कि जो LNG है ना, LNG के स्टोरेज पॉइंट हमारे देश में बहुत कम है, 23 के आसपास हैं, और एक स्टोरेज पॉइंट को बनाने में 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग रहा है, ऐसा उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और हमारी कंजप्शन उसमें कितनी है कि करीब करीब 1.5 स्टोरेज पॉइंट को हम कंज्यूम करते हैं डेली। इस तरीके की हमारी कंजप्शन है। तो उसी में इसको भी जोड़ लो कि यूएई के साथ मिलकर के इंडिया करीब करीब 5 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल का रिजर्व क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसमें एग्जांपल बेंगलुरु दिया हुआ है, पुदूर नाम का जो रीजन है, एरिया है, वहाँ पर भी एक इसका स्टोरेज बनाना था। खैर देखो ये हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ आई। ऐसी न्यूज़ काफ़ी टाइम से यूपीएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए प्रीलिम्स में, जैसे TNT या फिर एक्सप्लोसिव वाला आया था। खैर देखते हैं। ये एक ड्रग है, इसका नाम है डोनानेमैब बेसिकली, है ना। एक बार आप लोग देख लो यहाँ से, डोनानेमैब। ये बेसिकली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है। ये अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए बनाई गई है।
और इट इज़ लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स टू टारगेट एंड रिमूव अमाइलॉइड बीटा प्लेक फ्रॉम द ब्रेन। तो बेसिकली अल्जाइमर में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह उनकी याददाश्त जो है वो फेड हो रही होती है। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी ने 2-3 ड्रग्स बनाए हुए हैं, उनके नाम आप पढ़ लो। डोनानेमैब, ये जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है कि इन दिस थेरेपी दैट यूजेस लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स टू टारगेट एंड रिमूव अमाइलॉइड बीटा प्लेक। बेसिकली लैब मेड प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ और इसके बारे में ये भी जान लो कि हमारे यहाँ डिसीज़ लोड कितना है, डिसीज़ बर्डन कितना है। तो ओवर 8.8 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर, और बाई 2036 दिस नंबर विल गेट डबल्ड, 16.9 मिलियन हो जाएगा। चलो, देन अदर ड्रग्स अवेलेबल, तो इसमें और भी 2 ड्रग हैं जो यूएस के FDA से अप्रूव्ड है। उनका नाम है, इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है एक्चुअली एग्जैक्टली क्या है, तो आप नाम एक बार देख लो, आडुकानुमैब एंड लेकैनमैब। ठीक है, तो इस तरीके की ड्रग्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो कहीं पर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देन एक चीज़ ये देखो कि डेली इस वीडियो को जो देखते हो, अगर मैं एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगा, इस वीडियो को मत देखो, किसी का भी वीडियो देखो जा करके जो आपको सही लगे। और रेगुलर होना अपने आप में एक कठिन काम है, कभी कभी मन नहीं करता है, थक जाते हैं कहीं और दिमाग इंगेज होता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। पॉइंट ये है कि रेगुलरली ये चीज़ करो, कहीं से भी, किसी एक सोर्स से करो, 2 सोर्स से करो, कहीं से भी करो, रेगुलरली करो और की पॉइंट्स नोट करते जाओ। पैसिवली देखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आंसर लिखने में मज़ा आएगा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ना, नियर अबाउट 52 बिलियन के आसपास का है, 52 या 53 बिलियन के आसपास का। ठीक है, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इस आर्टिकल में तो अच्छी अच्छी बात कही गई है कि हमने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ग्रू फास्टर एट 2.3%। तो तुम कोट भी कर सकते हो पॉजिटिव साइड बताने के लिए। ठीक है, कि रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो ओवरऑल जो है हमारा 53 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है। लेकिन देखो तुम कि एक्सपोर्ट बास्केट में टॉप चीज़ें क्या है। यूएस मार्केट विद मरीन प्रोडक्ट्स, बफेलो मीट एंड कॉफ़ी बीइंग स्टार परफॉर्मर्स। इसी जगह वो भी पढ़ लो कि अभी उन्होंने एक दिन पढ़ा था कि 68% इंडिया की पॉपुलेशन नॉन वेज खाती है, नॉन वेजिटेरियन है। तो बेसिकली हम लोग नॉन वेज, बेसिकली बफेलो मीट एंड मरीन प्रोडक्ट्स, ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है। कॉफ़ी बीइंग स्टार परफॉर्मर्स, इंडियन अवे फ्रॉम द यूएस मार्केट। ओके, एक चीज़ ये भी, कई दफ़ा बहुत करेक्ट मैं नहीं बोल पाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं उतना अच्छा हूँ भी नहीं कि मैं एग्जैक्टली करेक्ट बातें बता पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है रेगुलरली रीड करना, पढ़ते रहने में हेल्प ये रहती है, जब आप आंसर लिखते हो ना, तो आपको डेटा एंड फैक्ट्स आपके दिमाग में फटाफट आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव मैनेज टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम यूएस मार्केट विद मरीन प्रोडक्ट्स बफेलो स्टार परफॉर्मर्स। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि हमारे टॉप एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं, वो किसी दिन और शेयर करूँगा, लेकिन ये टॉप प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स में, ये बात पता चल रही है ना। और ये जो डायग्राम्स हैं इनको बना लो अपने नोट्स में। चलो आगे देखते हैं। वाई नीट इज़ मोर प्रोन टू पेपर लीक देन जेई। अपने काम का नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ जानने की चीज़ है। बेसिकली उसने बताया कि एनटीए कराती है, इसको ऑफलाइन पेपर होता है, और इसके एनटीए के पास सेफ सिक्योर 1.5 लाख के आसपास सेंटर्स हैं, लेकिन इसकी डिमांड तो 22-23 लाख है, 25 लाख के आसपास है मान लो। तो उतने तो हमारे पास सेंटर्स ही नहीं है, उसके लिए हमें 15-16 पालियों में पेपर कराना पड़ेगा, उसके नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, इस तरीके की तमाम सारी बातें बताई। द की इशू इन दिल्ली, अब देखो ये दिल्ली गवर्नमेंट क्या एक प्लान लेकर आई है कि दिल्ली रिज एरिया जो है ना उसको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के रूप में घोषित कर रही है, और उसमें अफॉरेस्टेशन करने वाली है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो अफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, कहने के लिए तो किया जा रहा है कि इंडियन प्लांट्स यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है उसको कहा जाता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़। उसका मतलब ये होता है जो स्पीसीज़ किसी एक विशेष रीजन की नहीं होती उसको वहाँ इंट्रोड्यूस कर दो तो वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ मानी जाती है। उसका मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि वो विदेश से आई हो,
इंडिया के किसी दूसरे कोने से आई हो और वो यहाँ पर अगर आप प्लांट कर दोगे तो वो यहाँ के लिए इन्वेसिव हो सकती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लाइमेट एरिया के लिए वो नहीं थी, है ना। तो ये बेसिकली डिफिनीशन है। तो उसमें क्या है कि हम लोग ये जो अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टूरिज़्म सपोर्ट को भी हम लोग दिमाग में रख करके चीज़ें गतिविधियाँ करते हैं ऐसी। तो जब टूरिज़्म को सपोर्ट करेंगे तो हम सेक्शंस वाइज बना रहे हैं कि तीर्थंकर वाइज फॉरेस्ट एरिया बना रहे हैं, ये तीर्थंकर या फिर किसी दूसरे धर्म संबंधी, तो उनके हिसाब से प्लांट्स हम सेलेक्ट करके लगा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्लांट्स वहाँ के लिए कंड्यूसिव हों, ये ज़रूरी नहीं है। और दिल्ली रिज एरिया का हिस्ट्री रहा है, यहाँ पर प्लांट सक्सेसफुली जो है ग्रो नहीं कर पाए हैं। एक ही प्लांट यहाँ पर ग्रो कर पाया, उसका नाम है विलायती केकर, ठीक है। तो वो यहाँ के लिए इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ है। उसका एक फैक्ट आगे कहीं मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। ये क्या दिखाया, इंडिया हैज़ रिपीटेडली मेड द मिस्टेक ऑफ यूजिंग मोरलाइज्ड लैंग्वेज। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्रिटिसिज्म है, ये इंडिया के केस में बहुत ही एप्ट है। कुछ भी होता है वी ट्राई टू कनेक्ट इट लाइक दिस, और जो लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं देन दूसरे क्रिटिसाइज़ करेंगे। बेसिकली इट्स अ लार्जर क्वेश्चन ऑफ, इसने पॉइंट आउट किया कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया की, उसको सॉल्व करने के ऊपर एफर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि एलएनजी का स्टोरेज पॉइंट बनाने के लिए 3 साल वो लग रहे हैं, ऐसा बता रहा है, ठीक है, फैक्ट में किसी रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। तो अगर 3 साल लग रहे हैं तो मतलब सरकार को इसको ना प्रायोरिटी में रख करके इसको इस तरीके से मतलब पॉलिसी पुश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें, है ना। इतने साल हो जा रहे हैं उसके बावजूद अभी भी हमारा जो है 90 दिन का स्टोरेज नहीं है, जो कि कंडीशन किसकी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए। अगला देखो, ये एक अच्छा मुझे आर्टिकल लगा। क्या होता है ना कि हम 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं। पहली पढ़ाई ये करते हैं कि किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है कहीं से भी पढ़ो, किसी एक जगह से पढ़ो, उसको पढ़ डालो, ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है। दूसरा अप्रोच कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और ऐड करते जाते हैं और याद कुछ नहीं रहता, ठीक है। न्यूज़पेपर को नोट्स बनाने के चक्कर से नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डेली जो आता जाए उसको पढ़ो, उसको बस एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो बस। फॉर एग्जांपल इसमें इक्विटी के ऊपर फोकस किया गया। यूपीपीसीएस में मेंस में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इक्विटी एंड इक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक आया था। और डिस्पैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, डिस्पैरिटी के ऊपर, ओके। तो क्लोज सर्विकल कैंसर गैप फोकसेस ऑन इक्विटी, तो इक्विटी के ही कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्पैरिटी भी यूज़ कर सकते हो कि किस रीजन में ज़्यादा स्क्रीनिंग हो रही, दूसरे रीजन में नहीं हो रही, ये एक प्रकार की डिस्पैरिटी है। लेकिन अपन जब मेंस में लिख रहे हो तो दिमाग नहीं सोच पाता उतना ज़्यादा, इसलिए जब अच्छे आर्टिकल मिला करें, जो कीवर्ड मिल जाए उसको प्लीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं अपन, है ना, उसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या। Modeling study Lancet has estimated that India can prevent more than 10 million cervical cancer cases over the next century if it achieves WHO's targets of HPV vaccination, 90% of girls to be vaccinated by age 15। पहली लाइन से पता चला अपन को कि WHO का टारगेट क्या है कि 90% गर्ल्स जो हैं 15 तक उम्र आते आते उनको स्क्रीनिंग जो है उनकी कर लेनी चाहिए हम लोग, ठीक है। उनमें से 70% ऑफ द वीमेन टू बी स्क्रीन एट एजेस 30 एंड अबव, ओके। 90% ऑफ द पेशेंट्स टू बी रिसीव ट्रीटमेंट, ओके। तो बेसिकली गर्ल्स का बता दिया कि 90% गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 15, देन 70% वीमेन अप टू द एज 30 स्क्रीन एट एजेस 30 एंड अबव, 30 के ऊपर वाली उनकी स्क्रीनिंग करके ओवरऑल 90% लोगों को अगर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें तो 10 लाख जो है लाइफ हम सेव कर सकते हैं। With more than 1.2 lakh new cases and roughly 8,000 deaths per year, 1.2 लाख सर्विकल कैंसर के केसेस इंडिया में देखे जाते हैं। तो तुम दिमाग में हेल्थ का कुछ बना लो, उस हेल्थ में देखो कि अल्जाइमर के केसेस अभी हम लोग नोट की करीब 8.6 मिलियन के आसपास, 2036 तक 16.9 मिलियन हो जाएंगे। वहाँ से एक डेटा मिल गया आपको, यहाँ ऐड करो, उसमें सर्विकल कैंसर का डेटा ऐड कर दो कि 1.2 लाख 2 मिलियन बेसिक 1.2 लाख न्यू केसेस जो है हर साल आते हैं, उनमें से 80,000 लोगों की मौत हो जाती है, ओके। Then only around 2% of the eligible women undergo regular testing. Disparities within India are stark. Keywords बहुत important है, equity, disparities. Then 2% of the eligible women undergo regular testing. Disparities within India are stark. Tamil Nadu has achieved screening rates above 10%, while Assam, West Bengal register figure as low as 0.2%. तो ये चीज़ हो गई, मतलब ठीक है। तो ये आर्टिकल मैं ग्रुप अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, चाहिए होगा तो यू कैन हैव इट। नीट हैज़ रिवाइव्ड एंग्जाइटी इट वाज मीन टू एलिमिनेट।
ऑलराइट। ट्रम्प इन बीजिंग फॉर की समिट शी एंड गल्फ ट्रेड वार नेतन्याहू फॉर्मर। ये देखो, ये कांस के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था, मैंने चेक किया। अभी कांस के जो विनर्स हैं डिक्लेयर नहीं किए गए, 23 मई को डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जब डिक्लेयर होंगे तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या बात करी गई है। इंडिया डिपेंड्स, अब देखो एनर्जी दिमाग में बनाओ, GS3 का टॉपिक। एनर्जी में अपन के पास क्या क्या फैक्ट्स पता चल गए हैं अपन को कि 60% से ज़्यादा एनर्जी LNG का इंपोर्ट करते हैं हम लोग हॉर्मुज से। ओके, और कतर जो है, इसमें मैं बताते रहा हूँ, कतर, राइट, कतर से हमारा मैक्सिमम LNG इंपोर्ट होता था अभी तक, है ना। देन इंडिया डिपेंड्स ऑन LNG imports to meet about half of its natural gas requirement and about 60% of these import come through Hormuz. ऑल राइट, एक फैक्ट अपन को यहाँ से मिला, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ। देन वेस्ट एशिया अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द कंट्रीज टोटल डायमंड एक्सपोर्ट। अब इसको उस कैटेगरी में देखो, MSME वाले सेक्टर में, है ना, एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में। तो जो ज्वेलरी सेक्टर में MSMEs है ना, करीब 80% MSMEs हैं ज्वेलरी सेक्टर में। बेसिकली ज्वेलरी सेक्टर का जो व्यापार है ना, उनमें से वो व्यापार 80% MSMEs के हिस्से में है। तो जब हम एक तरीके से इम्पोर्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे कौन अफेक्ट होगा? MSMEs अफेक्ट होंगे। तो वेस्ट एशिया अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द कंट्रीज टोटल डायमंड एक्सपोर्ट्स। करीब 18% एक्सपोर्ट हमारा वेस्ट एशिया में जाता है। एंड नियरली 68% ऑफ इंडियाज़ रफ डायमंड इम्पोर्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम UAE एंड इसराइल। देखो कितनी बड़ी बात है, UAE और इसराइल। UAE में भी वार चल रहा है, अटैक चल रहे हैं, और इसराइल तो एवरीबडी नोज। तो ये दो जो देश है ना, 68% ऑफ इंडियाज़ रफ डायमंड इम्पोर्ट कम्स फ्रॉम दीज टू कंट्रीज़। तो ये एक छोटी सी फैक्ट है, अपन को दिमाग में रखनी चाहिए। ये क्या है? अब देखो, एनर्जी सिक्योरिटी के ही पर्पज़ से ये है। ऊपर हम लोगों ने कौन सी कंपनी का नाम पढ़ा था? इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्राइवेट, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, देन आबू धाबी करके कोई दूसरी कंपनी थी, इस तरीके से नाम उसका था। इसमें देख लेते हैं, कैबिनेट गिव्स नोट टू 37,500 करोड़ स्कीम फॉर कोल गैसिफिकेशन। तो कोल को बेसिकली इस्तेमाल करके उससे हम जो है सिन गैस बना रहे हैं। ठीक है, सिन गैस जो होती है बेसिकली वो मैन मेड गैस होती है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे जो है गैसेज होते हैं। एक गैस और होती है उसमें। और चीज़ समझ लो इसमें कि ये 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, ये एडिशनल प्रोजेक्ट है। एक 8,500 करोड़ का एक स्कीम और रन कर रहा है जो वायबिलिटी गैप फंडिंग को सपोर्ट करता है बेसिकली। ठीक है, एक फैक्ट इसमें ये भी जान लो कि इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। आपको बताना है सबसे हाईएस्ट किसके पास है। फिर मैंने देखा कि सिंथेटिक नेचुरल गैस और LNG में क्या डिफरेंस होता है। तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि उसका वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, चिल्ड फॉर्म में रहती है। ये मैन मेड गैस है और ये गैस के फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। देन ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, याद हो नहीं पाती मुझे, पर आप देख लो एक बार कि हाउ AI इज़ रीडिफाइनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर बाय IBM एंड इंडिया AI। इन दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने बताया कि करीब कितना 500 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया की इकोनॉमी में ऐड करेंगे तब करेंगे। मुझे लग रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा, आधे से ज़्यादा लोग तो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो बस ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद, मैं वीडियो रखता हूँ। ऑल द बेस्ट।